Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewer. Welcome to my channel IQS Fashion. Today we are going to discuss about endoplasmic reticulum. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जैसे कि पता है कि हम ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हमारे पास ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो तमाम का तमाम किसके ऊपर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है हमारे पास। तो जो एंडोप्लाज्मिक का होता है वो हमारे पास होता है, एंडो का मतलब इनसाइड एंड प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, विद इन द साइटोप्लाज्म। एंड द रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क की शेप में जो ऑर्गेनेली पाई जाती है, एक नेटवर्क बनाती है, इसको बोलते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपको जो है नेक्स्ट आपको दिखा दिया जाएगा कि वो कैसे है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में जो बना देते हैं वो जो कर्व्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। वो सिस्टर्नी स्पेस बनती कैसे है, ER कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ एक ट्यूब्यूल्स और सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कि ये हमारे पास सिस्टर्नी होती है। अब ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, लाइक इसके जो कप्स होंगे वो इस तरह की शेप के होंगे, ठीक है, ये कप्स बना रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सिस्टर्नी टाइप होती है, यानी ट्यूब्यूल्स और सैक बना लेती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किसी भी सेल के अंदर जो है ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी एक्सटेंसिव होते हैं सेल के अंदर। ER मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या करती है, सेपरेट करती है सिस्टर्नल स्पेस को फ्रॉम द साइटोसोल। अब साइटोसोल हमारे पास क्या है, साइटोसोल एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जो किसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जा रहा है। तो ER मेम्ब्रेन यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या करती है, सिस्टर्नल स्पेस को सेपरेट करती है साइटोसोल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये आ गया, सिस्टर्नी आ गई, ठीक है, सिस्टर्नी वाला ये जो आउटर वाला पार्ट है इसको सेपरेट करती है यहाँ पर। अब ये जो फ्लूइड हमारे पास है इस साइड पे इसको बोलते हैं कि ये वाला होल मटेरियल हमारे पास साइटोसोल होगा, और इसको सेपरेट कौन कर रही है, ये वाली जो ER मेम्ब्रेन है, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रा की है, ठीक है, ये ER मेम्ब्रेन है जो कि किसको सेपरेट करती है, सिस्टर्नल स्पेस को साइटोसोल्स के साथ सेपरेट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ER मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट, यानी ये आप पाई कहाँ जा रही है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो हमारे पास एक सर्कुलर शेप में क्या होता है, हमारे पास सर्कुलर शेप में एक सेल है, ठीक है, उसमें यहाँ पर अगर इसकी बात करें जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस का होगा, इसके ऊपर वाली न्यूक्लियस के साथ वाली यहाँ पर जो लेयर होगी ये वाली हमारे पास ये सारी क्या है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जा रही है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जा रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा होता है एक वन एंड पर, ठीक है, एक साइड पे पाया जा रहा होता है, एक साइड पे न्यूक्लियस आपको एक्सपोज होता है, न्यूक्लियस नज़र आ रहा होता है, और दूसरी साइड से क्या होता है कि आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिखाई दे रहा होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको जो नाम दिया गया है वो इनके स्ट्रक्चर की बेस पर इनको नाम दिया गया है कि अगर तो राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, रफ सरफेस होगी, क्योंकि वो ऊपर एक्सपोज होते हैं राइबोसोम, तो उससे क्या होती है, उसकी सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है, यानी खुरदरी हो जाती है, ठीक है, तो वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम जो है वो नहीं पाए जा रहे होंगे साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर तो वो हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी, यानी प्लेन सरफेस होगी जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे होंगे। तो कौन सी है, द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक द राइबोसोम, यानी इस सरफेस जो है इसमें क्या चीज़ नहीं पाई जा रही, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे। अब राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे तो इस वजह से इसकी सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एप्लीकेशन देखें तो ये क्या कर होता है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास, आपको पता है लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, यानी लिपिड्स बने किससे होते हैं, लिपिड्स हमारे पास फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के एंजाइम्स होते हैं, क्या चीज़, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल प्रोटीन्स जो किसी भी फंक्शन को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करवाते हैं, या इनिशिएट करवाते हैं या फिर कैटालाइज करवाते हैं।
तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम्स होंगे ये क्या करेंगे, ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स की, फैट की, फास्फोलिपिड्स की, ठीक है। लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स तो आपको पता है कि ये किसी भी मेम्ब्रेन के बनने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हमारे पास जो उसकी मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। साथ में ये फैट्स बनाते हैं। और स्टीरॉयड आपको पता है कि हमारे पास एक सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। इसने क्या कौन से हार्मोन्स बनाने होते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनाने, लाइक टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो सेल ऑफ टेस्टिस और ओवरी के सेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं ये सेल क्या करते हैं, सिंथेसाइज करवाते हैं, और इनकी सिंथेसाइज और सिंथेसिस और सक्रीट कौन करवाते हैं, यानी स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन भी होती है और उसको सक्रीट कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है एप्लीकेशन, वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्टोर किधर होते हैं, ये लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। कहाँ, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उससे क्या होगा कि इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना होगा ग्लूकोज में। क्यों ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हमारा ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, शुगर की कंसंट्रेशन है, उसको इंक्रीज किया जा सके, यानी उसको एक स्टेबल एक स्टेबल जो है ना एक बैलेंस पर उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब बॉडी में नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करवाया जाता है ग्लूकोज के अंदर। अब ये प्रोसेस है, इसको कैसे करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस की जाती है। आपको पता है हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। जब ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ग्लाइकोजन क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ग्लूकोज आपको पता है ग्लूकोज एक शुगर है, हमारे पास 6 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन रखती है, उसको रेगुलेट करती है। जो थर्ड एप्लीकेशन इसकी है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं यानी पॉइजन वगैरह, डी का मतलब होता है उसको ख़त्म करना। तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है कि एंजाइम्स को यूज़ करके, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एंजाइम्स हैं उनको यूज़ करके किसी भी ड्रग या पॉइजन को लिवर सेल्स के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई करना, यानी उसका जो नेगेटिव असर है उसको ख़त्म कर देना। तो वो कैसे किया जाता है, ड्रग्स में ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाता है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों ऐड किया जाता है, ताकि उसकी सोलिबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाते हैं, जिसकी वजह से उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है, यानी उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा इसकी एप्लीकेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। फोर्थ वाली एप्लीकेशन जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स कंट्रक्शन, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मसल्स कंट्रक्शन कैसे करवाता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मसल्स कंट्रक्शन जो बेसिकली कर रहा होता है वो क्या होता है, जो कैल्शियम आयन हमारे पास होते हैं उसकी मूवमेंट की वजह से होते हैं। किसकी मूवमेंट की वजह से, कैल्शियम आयन की मूवमेंट की वजह से। जो ईआर मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, कैल्शियम आयन को पंप करती है साइटोसोल को सिस्टर्नल स्पेस में, यानी आउटर साइड से इसको किधर लेकर जाती है, इनर साइड्स में लेकर जाती है, ठीक है। आउटसाइड से इन साइड पे लेकर आती है। साइटोसोल हमने कहा एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कि बाय पाया जाता है और सिस्टर्नल कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो साइटोसोल से सिस्टर्नल स्पेस में जब वो आता है कैल्शियम आयन, तो उससे क्या होता है कि जो नर्व इंपल्स होती हैं ये मसल सेल्स को स्टिमुलेट कर देती हैं। उससे क्या होता है, स्टिमुलेशन होती है जब कैल्शियम आयन पंप करता है साइटोसोल से सिस्टर्नल स्पेस में। इसके बाद क्या होता है कि जब जैसे ही नर्व इम्पल्स जो है मसल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो दोबारा क्या होगा, कैल्शियम को दोबारा उसकी वापस पोजीशन पे भेज दिया जाएगा, यानी कैल्शियम आयन की मूवमेंट इन आउटसाइड टू इनसाइड एंड देन रिमेन अगेन क्या करना कि इनसाइड से आउटसाइड उनको ट्रांसफ़र कर देना। इससे क्या होता है कि एक प्रेशर ट्राइगर होता है, कंट्रक्शन मसल्स की कंट्रक्शन होती है, इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या करवाता है, मसल्स की कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली मसल्स की कंट्रक्शन कौन कर होता है, कैल्शियम आयन की मूवमेंट की वजह से हो रही होती है, जो कौन करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है।
ये तो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, साथ में उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इसे कहते हैं, जैसे हमने पीछे इसको डिस्क्राइब किया है कि अगर तो साइटोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो कौन सी सरफेस होगी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस होगी, क्योंकि उसकी ऊपर वाली जो अपीयरेंस होगी वो खुरदरी हो जाएगी, इररेगुलर शेप उसकी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर इसको एग्जामिन किया जाता है तो तब इसकी अपीयरेंस क्या लगती है, रफ लगती है। ठीक है, उस बेस पर इसको नाम दिया गया है, ये रफ है। अब राइबोसोम जो होते हैं ये अटैच कैसे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म की आउटर सरफेस जो होती है, हमने पहले डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली शेप है, न्यूक्लियस है। ठीक है, कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की ये वाली जो आउटर सरफेस है इस पे क्या पाए जा रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है। ठीक है, वो कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन क्या हमारे पास है, इसने क्या करना होता है, प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है, राइबोसोम बेसिकली क्या चीज़ बनाते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी इन्होंने क्या करना होता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन करनी होती है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को सक्रीट करते हैं। अब ये स्पेशलाइज सेल्स हैं कौन से भला, अगर ह्यूमंस और वर्टिब्रेट की बात करें तो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं जो क्या कर सक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज सक्रीट करते हैं। एंटीबॉडीज आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली प्रोटीन ही होती हैं। ठीक है, जो कौन सक्रीट करता है, वाइट ब्लड सेल्स सक्रीट करते हैं ह्यूमंस और वर्टिब्रेट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोटीन्स फॉर द सक्रीशन, कौन प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि राइबोसोम बेसिकली क्या है, प्रोटीनियस फैक्ट्री है। अब ये बेसिकली प्रोसेस होता कैसे है कि हमारे पास जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होती है, प्रोटीन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पर इस तरह इस शेप में अरेंज होती हैं, वो एक हमारे पास क्या चीज़ बना देती हैं, एक पॉलीपेप्टाइड बना देती हैं। ठीक है, ढेर सारे जो है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू एंटर हो जाती है सिस्टर्नस स्पेस में। ठीक है, किस में एंटर होती है, सिस्टर्नस स्पेस में हो जाती है और वहां जाकर ये फोल्ड फॉर्म में होती है, फोल्डेड फॉर्म में। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द सेक्रीटरी प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन, जब भी वर्ड ग्लाइको ऐड हो जाता है इसका मतलब ये है कि प्रोटीन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब। ठीक है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होगी। तो बेसिकली सेक्रीटरी प्रोटीन्स किस फॉर्म में होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में होती हैं। यहाँ पर देख लें नीचे मैंने लिखा हुआ भी है, प्रोटीन्स कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द कार्बोहाइड्रेट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, सक्रीटरी प्रोटीन यानी जिसको अब सक्रीट करना है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, रैप किया जाता है इन द विजिकल फॉर्म में, ताकि प्रोटीन को रप्चर, वो वाली प्रोटीन जो है वो रप्चर ना हो सके, इसलिए इसको विजिकल की शेप में उसको क्या किया जाता है, रैप करके भेजा जाता है। अब जब विजिकल की फॉर्म में उसको ले दिया जाता है तो एक क्या होता है कि जो ट्रांजिशनल ईआर की मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक साइट होती है जिससे ये क्या होती है, इस प्रोटीन को बाहर निकाला जाता है, यानी वो बर्ड ऑफ होती है स्पेशलाइज रीजन को, और वो रीजन कौन सा होता है, वो हमारे पास ट्रांजिशनल ईआर रीजन होता है, यानी ऐसा रीजन जहाँ से जो प्रोटीन है उसको विजिकल प्रोटीन है उसको विजिकल की शेप की फॉर्म में क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और ये वाली विजिकल को क्या बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट विजिकल है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये होल प्रोसेस बेसिकली हो कैसे रहा होता है। ये मैंने समझाने के लिए आपका फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये वाला चीज़। एक साइड पे मैंने बनाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं है, और यहाँ पर मैंने बनाया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो मैंने राइबोसोम्स की प्रेजेंट को जो है आपको दिखाने के लिए बनाया। ठीक है, एक साइड पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक साइड पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से क्या होगा कि जब प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन को विजिकल की शेप में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिशनल ईआर है, यानी ट्रांजिशनल ईआर है। अब ये जो ट्रांजिशनल ईआर हो गया हमारे पास, इसको किधर भेजना है हमने आगे,
नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजना है, यानी कि ये कौन सी साइट होगी जिससे ये बाय निकाली जाएगी, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। अब हमने बेसिकली ये ER है हमारे पास, ठीक है। ये जो होती है यहाँ पर सिस्टर्नल स्पेस होती है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो इसका फेस होगा इसको बोलते हैं कि ये इसका सिस फेस है, और नीचे वाला जो होगा वो इसका कौन सा फेस होगा हमारे पास, वो इसका ट्रांस फेस होगा, ये वाला जहाँ से वो कर्व ले रहा है, ठीक है। ये जो कर्व वाली शेप है इसकी क्या है, ये ट्रांस फेस है। तो क्या होगा कि जब ट्रांजिशनल ER को इधर सिस फेस से ये आकर इसके अंदर अटैच होगी, इसके अंदर आएगी, तो यहाँ से जो प्रोटीन निकलेगी, यानी अब इसकी फर्दर जो है मॉडिफिकेशन हुई है, फर्दर इसमें चेंजेस होकर ये बाय जो निकली है, तो ये हमारे पास जो प्रोटीन बनी है ट्रांजिटिव प्रोटीन, यानी विजिकल। कौन से विजिकल हमारे पास सामने क्या पड़ा था, ये ट्रांसपोर्ट विजिकल हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन लास्ट पे बनी है, ये वाली प्रोटीन जो है, ये खास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिसने क्या बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं। आपको पता है कि जो प्रोटीन बनती है वो खास प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन है जो राइबोसोम बनाते हैं, जो बॉडी में अगर किसी भी जगह पर नीड होती है उसकी, तो वो वहाँ पर ही भेजी जाती है, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन था कि इसने क्या बनाना होता है, इसने प्रोटीन बनानी होती है, तो आपको वो उसका प्रॉपर जो है एक मैकेनिज्म होता है वो भी पता चलेगा कि ये बेसिकली बनती कैसे। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वो हमारे पास है मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेनियस फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री, मेम्ब्रेनियस फैक्ट्री, यानी कि ये मेम्ब्रेन को खुद ब खुद रिपेयर करती रहती है, खुद ब खुद इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बनती रहती है। अब वो बनती कैसे है, बेसिकली जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, तो इसमें इसके जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स को क्या करवाते हैं, एक्टिवेट करवाते रहते हैं और ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है प्रोटीन और दूसरा हमारे पास फास्फोलिपिड है, जो क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं और मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन होती रहती है, ठीक है। अब एंजाइम यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज इन मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्रोटीन है फास्फोलिपिड, वही चीज़ जो हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन कैन बी ट्रांसमिट इनटू द सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी जो भी प्रोटीन बनी थी, प्रोटीन को किस शेप में हमने ट्रांसपोर्ट किया, उसको वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया। इसी तरह अगर कहते हैं कि मेम्ब्रेन बनेगी या वो मेम्ब्रेन ट्रांसमिट की जाती है सेल मेम्ब्रेन को किस फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है, वेसिकल की फॉर्म में, यानी एक उसको क्या है, इसको रैप करके तब भेजा जाएगा ताकि क्या है उसको डैमेज से बचाया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड